फ्रॉम कन्वेंशनल रेस्ट्रेंट। कन्वेंशनल मतलब होता है ट्रेडिशनल, जैसे पुराने लोगों के जो नियम रहते हैं, कानून रहते हैं, उससे एक औरत कैसे अपने आप को फ्री करती है। ठीक है, द स्टोरी ऑफ अ वुमेन्स लिबरेशन फ्रॉम कन्वेंशनल रेस्ट्रेंट। जो ट्रेडिशनल परंपराओं में जकड़ी रहती है औरत, कैसे अपने आप को वो फ्री करती है। लिबरेशन मतलब फ्री करना अपने आप को। इसमें स्टोरी है डोरा की, स्टोरी है नोरा की। ठीक है, वुमेन दिया हुआ, देखो शब्द देखो ध्यान से, वुमेन दिया हुआ है, WOMAN। वुमेन मतलब एक औरत। अगर यहीं पे होता है WOMEN तो मतलब बहुत सारी औरतें हो जाता है। एक वुमेन का प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ पे ई हो जाता है। अ डॉल्स हाउस रिटन बाय नॉर्वेजियन ड्रामाटिस्ट। सबसे पहले क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव में जरूर आ सकता है कि जो ये है इब्सन है वो कैसे ड्रामाटिस्ट है, नॉर्वेजियन है, नॉर्वेज के रहने वाले हैं। इज अ प्ले इन 3 एक्ट। सेकेंड क्वेश्चन कितने एक्ट का है, 3 एक्ट का है। इट वॉज रिटन इन 1879 एट ए टाइम व्हेन वुमेन वर कंप्लीटली सबवेंटेड टू देयर हस्बैंड। ये उस टाइम की स्टोरी है, जैसे पहले भी जो है मतलब विदेशों में भी ऐसे होता था कि औरतें जो आदमियों के नीचे ही दबी रहती थी। यहाँ पे भी हस्बैंड जो है उनको कंप्लीटली मतलब डोमिनेट करते हैं। ये उस टाइम की स्टोरी है, 1879 की स्टोरी है। नो मैटर हाउ मच ए हस्बैंड माइट लव हिज वाइफ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कितना प्यार करता है, लेकिन फिर भी वो अपने अकॉर्डिंग सारे काम करवाना चाहता है। She was regarded by him in those days as his property। और औरत को क्या सोचा जाता था कि वो उसकी प्रॉपर्टी है, मतलब जैसे कोई सामान नहीं होता है, मेरा हक है इस पे, मेरा जो मन होगा मैं वो करूंगा। मतलब वुमेन की कोई भी फ्री विल नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है, कोई अपनी बात नहीं रख सकती है। इन अदर वर्ड्स अ हस्बैंड लुक्ड अपॉन हिज वाइफ एज हिज पोजेशन। पोजेशन मतलब होता है ना कि जैसे खेत के पोजेशन मिल जाते, कागज मिल जाते कि आपकी संपत्ति है, आप रखिए, तिजोरी है ये आपकी। कस्टम एंड कन्वेंशन, जितनी भी परंपराएं हैं, डिमांडेड दैट शी शुड बी गाइडेड कंप्लीटली बाय हस्बैंड। कस्टम में भी ये था, परंपराओं में भी ये था कि एक वुमन को, एक वाइफ को उसके हस्बैंड पूरी तरह से गाइड करेंगे। वो अपने मन से एक भी डिसीजन नहीं ले सकती हैं। एंड शुड इन ऑल रिस्पेक्ट एडजस्ट हरसेल्फ टू हिज आइडियल। और अपने सारे काम जो है वो उनके आइडियाज से करेगी, पूछ पूछ के करेंगी। व्यूज, हस्बैंड के आइडिया क्या है उस चीज के बारे में, क्या विचार है। व्यूज मतलब विचार, ओपिनियन मीन्स थॉट, एंड टेस्ट मतलब हस्बैंड को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसके अकॉर्डिंग एक लेडी अपना पूरा काम करेगी। This means that a woman has no opportunity to develop her own mind। इसका मतलब उस औरत के पास अपना दिमाग डेवलप करने का कोई भी अवसर नहीं था। And her own individuality, और वो अपने लिए कोई काम नहीं कर सकती थी। A doll's house tells the story of a woman। ये एक ऐसी औरत की कहानी है, कार्ड नोरा, जिसका नाम नोरा है, who after having lived as a conventional kind of wife। कन्वेंशनल का मतलब याद रखना ट्रेडिशनल है, परंपरा वाली जो औरतें रहती हैं, वो बिल्कुल एक ट्रेडिशनल वाइफ की तरह होती हैं टू हर हस्बैंड फॉर 9 years। 9 साल की शादी हो गई इन लोगों की, 9 साल से वो एक ट्रेडिशनल वुमेन की तरह अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं। अल्टीमेटली डिसाइडेड टू लिबरेट हरसेल्फ फ्रॉम द restraint under which she had been living contentedly and without complaint। अब वो अपने आप को फ्री करना चाहती है, जिसके अंडर में 9 साल तक वो सेटिस्फाई थी, किसी कोई कंप्लेन नहीं की उसने अपने हस्बैंड से। अब लेकिन वो जो है ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया इन लोग की लाइफ में, वो भी पता चलेगा जब आप पढ़ोगी, इसलिए वो यहाँ से अब अपने आप को आजाद करना चाहती है। इन ऑर्डर टू लिबरेट हरसेल्फ, अपने आप को फ्री करने के लिए, दिस वुमेन टुक द एक्सट्रीम स्टेप, एक बहुत बड़ा स्टेप उठाती है, ऑफ लीविंग हर होम, अपने घर को छोड़कर, हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को छोड़कर, एंड इवन हर 3 चिल्ड्रन, और अपने तीनों बच्चों को, 3 बच्चे होते हैं इनके। सी वेंट इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड, वो बाहर जाना चाहती हैं, टू गेट ए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, वो अपने जीवन को जीना चाहती है, सीखना चाहती है कैसे हैंडल करना चीजों को, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस खुद सीखना चाहती हैं। टू डिस्कवर हर ओन पोटेंशियलिटीज, अपनी क्षमताओं को खोजना चाहती हैं कि मैं क्या क्या लाइफ में कर सकती हूँ। अब रीजन क्या है इनकी ट्रेजेडी, ये डोमेस्टिक ट्रेजेडी है। ये जो प्ले है वो डोमेस्टिक ट्रेजेडी है। डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू चीजों पे जो ट्रेजेडी लिखी जाती है उनको डोमेस्टिक ट्रेजेडी बोलते हैं। इसमें ट्रेजेडी का कारण क्या था, ए लोन,
एंड एन एक्ट ऑफ फोर्जरी, जालसाज करना, और एक लोन लिया था इन्होंने। ठीक है, लोन था, कैसे लिया था लोन? आवाज क्लियर आ रही ना तुम्हें वैशाली? यस मैम, अभी आ रही है। अभी नहीं आ रही थी इससे पहले? हाँ, इससे पहले कम कम आ रही थी, लेकिन अभी आ रही है। अच्छा, ठीक है। इस ये डोमेस्टिक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी किस वजह से है? एक लोन लिया था इन्होंने, हाँ। एंड एन एक्ट ऑफ फोर्जरी, और एक जालसाज किया था। किसने? लेडी ने, नोरा ने। अब देखो, टोवर्ड हेल्मर उसके हस्बैंड है, ये हस्बैंड का नाम है, हिज वाइफ नोरा, एंड देयर 3 चिल्ड्रन आर लिविंग इन अ कंफर्टेबल अपार्टमेंट इन अ बिग टाउन। एक बड़े शहर में कंफर्टेबल अपार्टमेंट में वो बहुत अच्छे से रहते थे। टॉवर्ड हेल्मर उसका हस्बैंड, नोरा और 3 चिल्ड्रन। हेल्मर हैज बीन ए लॉयर ऑफ मॉडेस्ट मीन, मतलब वो अपने जो अपने वसूलों के बिल्कुल सख्त खिलाफ था, वो कभी गलत काम नहीं करता था, लॉयर थे। सो दैट नोरा हैज ऑलवेज फाउंड इट नेसेसरी टू एक्सरसाइज द अटमोस्ट इकोनॉमी इन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, यानी उसके हस्बैंड ने उसे कह रखा था कि फालतू के खर्च नहीं करना है, आपको हर चीज में जो है इकोनॉमी, यानी जहां से आप पैसा बचा सकते हो वहां से आपको पैसा बचाना है, फालतू के खर्चे नहीं करने हैं, बजट नहीं बढ़ाना है। द प्ले बिगिंस ऑन अ क्रिसमस ईव, ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्ले कब स्टार्ट होता है? प्ले हमारा क्रिसमस ईव से स्टार्ट होता है, क्रिसमस के ईव की इवनिंग है, एंड एंड्स अबाउट 3 days लेटर, क्रिसमस इवनिंग। और ये क्वेश्चन जरूर बनेगा कि कितने दिनों बाद ये प्ले एंड होता है? 3 दिन के बाद। 8 years ago, 8 साल पहले, हेल्मर हैड फॉलन क्रिटिकली इल, 8 साल पहले टॉबर्ट हेल्मर जो बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गया था, एंड द डॉक्टर हैड एडवाइज नोरा टू टेक हिम टू द वार्म क्लाइमेट इन साउथर्न यूरोप, और डॉक्टर ने नोरा को कहा था अगर अपने हस्बैंड को बचाना चाहते हो तो आप इसको किसी गर्म देश में लेके जाइए और साउथर्न यूरोप में लेके जाइए। नोरा डिड नॉट हैव एनफ मनी फॉर सच ए ट्रिप, नोरा को अपने हस्बैंड को ले जाने के लिए पैसा नहीं था उसके पास, एंड येट इट वाज नेसेसरी टू हर टू टेक हर हस्बैंड टू अ फॉरेन कंट्री इन हिज लाइफ वाज टू बी सेव्ड, और टॉवर्ड हेल्मर की लाइफ बचाने के लिए नोरा को गर्म देश में लेके ही जाना था उसको, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। नोरा डिड नॉट हैव एनफ मनी फॉर सच ए ट्रिप, and without telling her husband anything about the steps he was going to take, अपने हस्बैंड को उसने नहीं बताया और एक स्टेप लेती इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मनी फॉर द पर्पस, इस पर्पस के लिए वो पैसे को अरेंजमेंट करती है, अपने हस्बैंड को नहीं बताती कहाँ से करती है। वो क्या करती है? सी एंटर्ड इन अ ट्रांजैक्शन विद अ मैन कार्ड क्रॉगस्टेड, एक बैंक में क्रॉगस्टेड नाम का आदमी था, ये इस प्ले का विलेन है क्रॉगस्टेड। सी बोरोड $1200, कितने, ये भी याद रखना है, कितने $100 उसने बोरो किए थे, उधार लिए थे बैंक से $1200, द इक्विवेलेंट ऑफ अबाउट 250 पाउंड इन दोज डेज। $1200 लिए थे उन्होंने, $1200 जो 250 पाउंड के बराबर थे। ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम हिम एंड एग्जॉस्टेड अ बाउंड, और एक बॉन्ड उन्होंने साइन किया था। अब उस समय क्या होता था, लेडीज को इंडिविजुअली कोई भी लोन नहीं मिलता था, या तो उसके हस्बैंड के नाम पे मिलता था या उनके फादर के नाम पे मिलता था। तो हस्बैंड तो बीमार था, तो इन्होंने क्या किया, अपने पापा के नाम पे जो है लोन लिया था, और जाली सिग्नेचर किए थे, और उनके जो डेट थी सिग्नेचर की जाली की, वो 2 दिन पहले उनके फादर खत्म हो जाते हैं, और मतलब डेथ हो जाती है, तो जाली सिग्नेचर जो है नोरा करती है। तो ये यहाँ पे जो है एक तरह का जालसाजी वाला काम करती है नोरा। There was no other surety, कहाँ गया? It had been necessary for her to have the bond signed by someone who would stand surety, मतलब किसी न किसी के साइन उन्हें करवाने थे जो उसकी मतलब ले सके श्योरिटी कि नहीं वो पैसा दे देगी, for the repayment of the loan, कि लोन वो चुका देगी। As there was no other surety available, कोई नहीं दिखाई दिया उसको, she felt compelled to forge her own father's signature, तो वो बाधित हो गई कि अपने फादर के सिग्नेचर उसने खुद ही जाली कर लिए थे ऑन द बॉन्ड, without realizing in the least that forging a signature was a criminal act, उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि किसी के जाली सिग्नेचर करना कितना जो क्रिमिनल एक्ट होता है, एक आपराधिक काम होता है। could put her in great trouble of the forgery were reported to the police or to court of law, कि उसकी वजह से वो जेल भी जा सकती है, कोर्ट में केस भी चल सकता है। It so happened that Krogstad, उस समय क्रोगस्टेड था द क्रेडिटर जिन्होंने
नोरा ने ये जाली सिग्नेचर किए हैं, बट ही केप्ट साइलेंट अबाउट इट। लेकिन क्रोगस्टेड उस समय पे चुप रहा, उसने कुछ नहीं बोला। बिकॉज नोरा हैड बीन पेइंग रेगुलर मंथली इंस्टॉलमेंट, क्योंकि नोरा जो है जो पैसा उसके हस्बैंड देते थे उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा के वो इंस्टॉलमेंट पे मंथली इंस्टॉलमेंट वो चुका देती थी टू हिम अगेंस्ट द लोन सी हैड टेकन। जो लोन लिया था वो चुका देती हैं। विद द मनी सी हैड बोरो सी हैड टेकन हर हस्बैंड टू इटली। और जब वो अपने हस्बैंड को पैसा ले लेती तो इटली लेके जाती है अपने हस्बैंड को। वेयर आफ्टर ए ईयर लॉन्ग स्टे, 1 साल तक वो लोग वहां पे रुकते हैं। ही हैड कंप्लीटली रिकवर्ड हर हेल्थ हिज हेल्थ, उसकी जो सेहत है वो ठीक हो जाती है। Till the end, Nora never told him either about the loan or about the forgery. उसके बाद नोरा ने अपने हस्बैंड को ये बताना जरूरी नहीं समझा कि लोन लिया था उसने और ऐसा ऐसा काम उसने किया है। Forgery, the implication of which she herself did not know. She did not tell Helmer about the loan. वो अपने हस्बैंड को नहीं बताना चाहती थी पहुंचेगी हस्बैंड के। एंड हिज वाइफ, उसने अपना डिसीजन ऐसे अकेले कैसे ले लिया मुझे बताए हुए। हिज वाइफ हैड बोरोड मनी फॉर हिज सेक, लेकिन जबकि उसकी वाइफ ने तो उसके लिए पैसा लिया था। He might have appreciated the steps he took in borrowing money, but a sense of obligation to her would have been a burden on his mind. लेकिन उसने he might have हो सकता है वो तारीफ भी करता कि हाँ तुमने पैसा उधार लिया था और तुमने मेरे लिए इतना किया, लेकिन वो तब भी गुस्सा हो जाता, उसका बर्डन रहता माइंड में। एंड इन एनी केस ही वुड नेवर हैव टॉलरेट हर एक्ट ऑफ फोर्जरी, और भी इस जालसाजी का काम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता था नोरा का। इफ ही हैड कम टू नो अबाउट इट, अगर उसके हस्बैंड को इसके बारे में पता चलता तो वो बिल्कुल भी इस बात को टॉलरेट नहीं करता। मिसेस लिंडे विजिट टू नोरा ऑन क्रिसमस ईव। मिसेस लिंडे का जो इंपॉर्टेंट करेक्टर नंबर 3 नंबर, पहले हमने देखा टॉवर्ड हेल्मर है, उसके बाद नोरा है, फिर क्रोगस्टेड का करेक्टर आया, अभी मिसेस लिंडे है। मिसेस लिंडे जो है वो नोरा की फ्रेंड है, बचपन की फ्रेंड है। नाउ ऑन क्रिसमस ईव 8 years after Helmer's critical illness, Mrs. Linde, a friend of Nora's school days, but now a widow. अब 8 साल के बाद और हमें इलनेस के बाद उसके बाद मिसेस लिंडे आती है 8 साल के बाद, नोरा की स्कूल डेज की फ्रेंड है, अब विधवा हो गई है। विडो मीन्स विधवा हो गई है। कम्स टू सी नोरा बिकॉज सी नीड्स अ जॉब, वो नोरा के पास आती है क्योंकि मिसेस लिंडे को जॉब की जरूरत होती है और उसको पता चलता है कि नोरा के हस्बैंड को अभी अभी बैंक में ज्वाइनिंग मिली है। She thinks that Nora might be able to help her. उसने सोचा कि नोरा हो सकता है मेरी कुछ हेल्प कर दे। नोरा इंट्रोड्यूस हर टू हर हस्बैंड हु प्रॉमिसेस टू गिव मिसेस लिंडे अ जॉब। और नोरा जो है अपने हस्बैंड को बताती है मेरी फ्रेंड है और ये जॉब के लिए ऐसे आई है, तो उसके हस्बैंड कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें जॉब दिलवा दूंगा। द बैंक ऑफ विच ही हैज ओनली रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द मैनेजर, अभी अभी वो मैनेजर अपॉइंट हुए हैं नोरा के हस्बैंड, एंड ऑफ विच वो जॉब दिलवा दूंगा। हेल्मर्स रीजन फॉर वांटिंग टू डिसमिस क्रोगस्टेड, अब जो जिस बैंक में इनकी नौकरी लगी है टॉवर्ड हेल्मर की, उसी बैंक में क्रोगस्टेड भी काम करता था, लेकिन क्रोगस्टेड के काम करने के तरीके हेल्मर को बिल्कुल नहीं पसंद थे और इसलिए हेल्मर जो है अब उसको निकालना चाहता था क्रोगस्टेड को निकाल के वो मिसेस लिंडे को जो है नौकरी देना चाहता था। इट्स सो हैपन दैट नोरा क्रेडिटर, नोरा को ब्याज जिसने दिया था उसका नाम था क्रोगस्टेड, इज ऑलरेडी वर्किंग इन अ सबऑर्डिनेट पोजीशन इन द सेम बैंक, उसी बैंक में नोरा के हस्बैंड के बैंक में वो एक नीचे पोस्ट पे काम करता था क्रोगस्टेड, और उसका बॉस जो है वो टॉवर्ड हेल्मर था। हेल्मर एंड क्रोगस्टेड हैड बीन ग्रेट फ्रेंड्स ड्यूरिंग देयर बॉयहुड, जिस तरह मिसेस लिंडे और नोरा जो है स्कूल डेज की फ्रेंड थी, उसी तरह क्रोगस्टेड और हेल्मर भी स्कूल डेज के मतलब फ्रेंड थे वो लोग भी। बट नाउ हेल्मर होल्ड्स क्रोगस्टेड इन कंटेम्प्ट, लेकिन अब जो है हेल्मर को क्रोगस्टेड बिल्कुल नहीं पसंद है क्योंकि उसके तरीके गलत है काम करने के, इसलिए उसको बिल्कुल नहीं पसंद करता वो। इन द फर्स्ट प्लेस क्रोगस्टेड हैज स्पॉइल्ड हिज रेपुटेशन बाय एन एक्ट ऑफ डिसऑनेस्टी, पहली चीज क्रोगस्टेड ने अपनी रेपुटेशन खराब कर ली है, मतलब ईमानदारी ना दिखा के उसने चालाकी दिखा के अपनी जो स्टेटस है वो खराब कर लिया है। फॉर विच ही कुड हैव बीन प्रोसिक्यूटेड इफ द मैटर हैड गॉन टू द कोर्ट,
जिसके लिए उसे सजा भी हो सकती है। अगर कोई भी मैटर कोर्ट में गया तो उसके लिए उसको सजा भी हो सकती है। इसीलिए वो चाहता है, क्योंकि वो उसको जानता है, तो सोचता है कि इसको यहीं से डिसमिस कर दूंगा ताकि कोर्ट में कोई बात ना पहुंच पाए। This act of dishonesty on Krogstad's part was an act of forgery similar to that of Nora. जिस तरह नोरा के केस में हुआ है जालसाजी, उसी तरह बहुत सारे केसों में था, लेकिन क्रोगस्टेड ने किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था। But while Nora had forged a signature without realizing that it was something illegal, लेकिन नोरा ने सिग्नेचर किए थे, उसको नहीं पता था कि मैं गलत काम कर रही हूँ, and punishable with imprisonment, और उसके लिए उसे जेल भी हो सकती है। क्रोगस्टेड had committed an act of forgery knowing fully well, लेकिन क्रोगस्टेड को तो पता था, तब भी उसने कुछ नहीं कहा। He was doing on Krogstad's part it had been a deliberately fraudulent act। ये फ्रॉड वाला केस बनता है सीधे सीधे। However, he had been fortunate enough to escape punishment। भी हो सकता है वो पनिशमेंट से बच जाए for his criminal act। हेल्मर हैड कम टू नो क्रोगस्टेड एक्ट ऑफ डिसऑनेस्टी। जब हेल्मर आया इस बैंक में तो उसे क्रोगस्टेड की चीजों के बारे में पता चला, एंड अ लो ओपिनियन अबाउट ए फ्रेंड ऑफ ओल्ड डेज। अब जो है उसे फिर याद आया कि उसका फ्रेंड का कितना मतलब लो, मतलब कितना नीचा जो है विचार रहते थे किसी भी टॉपिक पे। फॉर दिस रीजन हेल्मर हैज डिसाइडेड टू डिसमिस क्रोगस्टेड, और उसने सोचा मैं क्रोगस्टेड को डिसमिस कर दूंगा बैंक से फ्रॉम हिज पोस्ट इन द बैंक। एंड नाउ व्हेन नोरा रिकमेंड्स मिसेस लिंडे फॉर अ जॉब, अब जब नोरा ने मिसेस लिंडे को रिकमेंड किया तो उसने सोचा क्रोगस्टेड को निकाल दूंगा और उसी की जगह पे मैं मिसेस लिंडे को जॉब दे दूंगा। हेल्मर मेक्स अप हिज माइंड टू अपॉइंट मिसेस लिंडे टू द पोस्ट। अब हेल्मर ने बिल्कुल दिमाग बना लिया था कि मैं मिसेस लिंडे को इस पोस्ट पे दूंगा, विच वुड बी वेकेटेड बाय क्रोगस्टेड। जो क्रोगस्टेड की सीट खाली होगी, वेकेटेड मतलब खाली होगी, उसको मैं मिसेस लिंडे को दे दूंगा। बट हेल्मर हैज ए सेकंड रीजन आल्सो टू गेट रिड ऑफ क्रोगस्टेड। लेकिन इसके साथ साथ हेल्मर के पास दूसरा ये भी कारण था कि वो क्रोगस्टेड को क्यों हटाना चाहता था। उसका ये कारण था, सेकेंड रीजन, क्रोगस्टेड ऑलवेज स्पीक टू हेल्मर इन ए फैमिलियर मैनर। दूसरी चीज इसका ये कारण था क्योंकि क्रोगस्टेड हमेशा हेल्मर से, अरे उसने सोचा ये तो मेरा फ्रेंड है, और उसको फ्रेंड की तरह ट्रीट करता था, जबकि वो बॉस था तो उसे ये सब चीजें पसंद नहीं होती थी। वो सोच रहा था कि अगर ये जब ये गलत काम करता है तो लोगों को पता होगा कि मेरा फ्रेंड है, तो उनको लगेगा कि मैं भी इसके साथ गलत कामों में मिला हूँ, इसलिए उनको लगता था कि मैं इसको निकाल ही दूं तो ज्यादा ठीक है। और फैमिलियर मैनर से बात करता था वो, addressing him by his Christian name and behaving as if the friendship of their days of boyhood still exists between them। और ऐसे बिहेव करता था कि उनके बीच में अभी भी दोस्ती उसी तरह की जैसे स्कूल डेज में थी। हेल्मर does not want that a man in subordinate position, वो ये नहीं चाहता था कि उसके स्टेटस के लो लेवल पे आदमी उससे इस तरह से बात करे, उसका फ्रेंड, एंड स्पेशली अ मैन हु हैड बीन गिल्टी ऑफ ए क्रिमिनल, और इस तरह का आदमी जो गलत काम करता हो। should behave as if he were Helmer's equal, और ऐसे बिहेव करता था क्रोगस्टेड कि हेल्मर मेरा दोस्त है तो मैं भी उसके बराबर हूँ। Of course, as already been pointed out above, Helmer is totally unaware of two very important facts। वो दो important facts से बिल्कुल unaware था, which are relevant to the present situation। He does not know that his wife had borrowed, उसे ये नहीं पता था कि उसकी वाइफ ने क्रोगस्टेड से पैसा लिया, ये बात उसको बिल्कुल नहीं पता थी हेल्मर को। एंड अगर पता होती तो वो उसको निकालता भी नहीं। एंड ही डज नॉट नो दैट हिज वाइफ हैज फोर्स्ड द सिग्नेचर ऑन द बॉन्ड व्हिच शी हैज एग्जीक्यूटेड एट दैट टाइम। एक तो उसे ये नहीं पता था कि क्रोगस्टेड से पैसा बोरो किया था, दूसरा और उसकी वाइफ ने जाली सिग्नेचर किए थे। शी हैड बोरोड मनी फ्रॉम क्रोगस्टेड इन ऑर्डर टू टेक हर हस्बैंड टू इटली टू सेव हिज लाइफ फ्रॉम द डेंजरस इलनेस फ्रॉम व्हिच ही वाज सफरिंग एट द टाइम। क्रोगस्टेड से पैसा उसने इसलिए लिया था क्योंकि उसके हस्बैंड बीमार थे, उन्हें इटली लेके जाना था लाइफ बचाने के लिए। उसको बहुत